जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में नई जानकारी लेके उपस्थित हूँ। मित्रों, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने नए नए ज्योतिष के जो सूत्र हैं, ज्योतिष की जो नई नई जानकारियाँ हैं, आपकी सेवा में यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं हमारे बहुत सारे वीडियो। आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य करें। मित्रों, मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था काल सर्पयोग क्या होता है। मेरा वीडियो नंबर 1 काल सर्पयोग क्या होता है। दूसरा वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया था आपको कि काल सर्पयोग कितने तरीके होते हैं। तो मैंने आपको लगन भाव से लेकर के और छठे भाव तक बनने वाले काल सर्पयोगों का वर्णन किया था कि लगन में राहु और सप्तम में अगर केतु होता है तो क्या काल सर्पयोग बनता है। तो पहला था उसमें अनंत काल सर्पयोग, दूसरा था उसमें कुलिक काल सर्पयोग, तीसरा था उसमें वार्षिकी, चौथा था संयुक्त फाल और पांचवा था पद्म और छठवां जो काल सर्पयोग बनता है वो बनता है महापद्म। इससे आगे मित्रों मैं आपको बताने वाला हूँ कि सप्तम भाव में अगर राहु है और लगन के अंदर केतु बैठा है तो वहाँ कौन सा काल सर्पयोग बनेगा। वहाँ बनेगा तक्षक काल सर्पयोग। इसको कहते हैं तक्षक काल सर्पयोग। अब इसका परिणाम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सप्तम से लगन तक होने वाले काल सर्पयोग को तक्षक काल सर्पयोग कहते हैं। ठीक, इस योग के कारण भागीदारी, जो साझेदारी करते हैं व्यापार में, बिजनेस में, दुकान में, जो भी है वो भागीदारी और वैवाहिक जीवन में नुकसान होता है, अशांति रहती है, दूसरों को दिया हुआ पैसा डूब जाता है आपका, और आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। और इंद्रिय जन्य जो गुप्त रोग होते हैं, हमारे जो जनेंद्र के गुप्त रोग होते हैं, उनसे हमें पीड़ित होना पड़ता है। ये जो सप्तम भाव का काल सर्पयोग है, इसमें हमें ये परेशानी उठानी पड़ती है। इसके बाद काल सर्पयोग बनता है अष्टम में राहु हो और द्वितीय भाव में हो केतु। तो इससे जो काल सर्पयोग बनता है उसको कहते हैं हम कारकोटिक काल सर्पयोग। उसका नाम है कारकोटिक काल सर्पयोग। तो ये अष्टम में राहु और द्वितीय भाव में केतु होने से ये काल सर्पयोग बनता है। अब इसका हमें जातक को क्या परिणाम भुगतना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। इस काल सर्पयोग के कारण जातक के भाग्योदय में बहुत ज़्यादा रोड़े अटकते हैं। क्यों अटकते हैं कि ये जो भाव है ये धन का भाव है और भाग्य हमारा धन भाव से उदय होता है। भाग्य में धन जरूर चाहिए तभी भाग्य बनेगा, अगर धन नहीं है तो भाग्य कैसे बनेगा। तो भाग्योदय में यहाँ रोड़े अटकते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि नौकरी जो आप करते हैं या जॉब जो भी आप करते हैं या आप जो भी सर्विस करते हैं उसके अंदर आपको पद बनती, मतलब आपको अपने पोस्ट से नीचे जाना पड़ता है। आपकी पोस्ट जो नीचे जाना पड़ता है, आपकी अवनति होती है, उसमें आपकी उन्नति नहीं होती है। और जो पैतृक संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति आपको उसका उचित लाभ नहीं मिलेगा। व्यापार व्यवसाय में आपको नुकसान होगा, कोई प्रदेश बीमारी, अकस्मात कोई शल्यक्रिया, आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, कोई सर्जरी करानी पड़ सकती है, अकाल मृत्यु हो सकती है, जहर से मृत्यु हो सकती है, मित्रों के छल कपट के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये अष्टम भाव से लेकर के द्वितीय भाव तक बनने वाला काल सर्पयोग, इसका नाम है कारकोटिक काल सर्पयोग। अब आपको बताते हैं कि भाग्य में अगर राहु बैठा है और तृतीय भाव में अगर केतु बैठा है तो इससे कौन सा योग बनता है। इससे बनता है शंखनाद काल सर्पयोग। अब शंखनाद काल सर्पयोग हमें जातक को क्या नुकसान देता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस योग के अंदर भाग्य की हानि होती है, क्योंकि भाग्य में अगर राहु जैसा ग्रह बैठेगा तो हानि नेचुरली बात है, भाग्य की हानि होगी कि राहु के लिए ग्रह ना तो उचित है घर और ना ही ये भाव उचित है। तो यहाँ राहु के बैठने से तो भाग्य एकदम डामाडोल हो जाएगा। और उसके बाद में जो राज्य है, सरकार है या कोई शासन है, उसकी तरफ से हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं। पिता का सुख कम मात्रा में मिलता है, क्योंकि ये भाव पिता के कारक भी है। अगर इस भाव में राहु बैठेगा तो पिता का सुख नहीं मिलेगा। उधर बहन भाइयों का सुख भी कम मिलता है, वहाँ केतु बैठता है, बहन भाइयों से भी दिक्कत होती है। आपको व्यापार में, व्यवसाय में व्यवधान आते हैं, नुकसान होता है।
आपके जो अधिकारी हैं जिनके अंडर आप काम करते हैं, वो चाहे आपकी कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है या कोई बड़ा व्यापार है, वहाँ जो आपके अधिकारी हैं, अधिकारियों से आपका मनमुटाव होगा और सुख शांति के लिए जातक को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके उसका जीवन यापन बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो ये नवम भाव से लेकर तृतीय भाव तक जो काल सर्पयोग बनता है, जिसका नाम है शंखनाद काल सर्प, उसके बारे में आपको मैंने अभी बताया। अब बताता हूँ आपको मैं कि दसम भाव में अगर राहु है और चतुर्थ भाव में केतु है तो ये क्या परिणाम देगा आपको। ये बनता है पातक। पातक नाम का काल सर्पयोग बनता है, इसको बोलते हैं पातक काल सर्पयोग। तो मित्रों, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, उसमें बिना सोची मुश्किलें आपके सामने आती हैं। व्यापार व्यवसाय में पूर्ण मुनाफे की गुंजाइश होती हुई भी प्रत्यक्ष में हानि होती है। हमें दिख रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसके अंदर में लाभ होगा, फ़ायदा होगा, लेकिन हम जब सोच रहे हैं कि फ़ायदा होगा, उसके बाद ही हमें नुकसान होता है। संतान बीमार रहती है, नाना नानी या दादा दादी का वियोग होता है, वो हमसे छोड़ के हमें चले जाते हैं, और माता पिता का भी विरह सहना पड़ता है, क्योंकि ये भाव माँ का है, ये भाव पिता का है, तो इनका भी हमें विरह सहना पड़ता है। ये हमें दसम भाव से लेकर के और चतुर्थ भाव तक बनने वाला काल सर्पयोग, जिसको हम पातक कहते हैं, वो हमें बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर एकादश भाव में राहु है और पंचम भाव में अगर केतु बैठा हुआ है तो ये हमें क्या परिणाम देगा। एकादश भाव में राहु और पंचम भाव में केतु बैठा है तो ये हमें क्या परिणाम देगा। इसको कहते हैं विषाक्त काल सर्पयोग। एकादश भाव में राहु, पंचम भाव में केतु जब ये बैठते हैं और इनके बीच में ही सारे ग्रह होते हैं तो ये हमें बताते हैं कि ये विषाक्त नामक काल सर्पयोग होता है। इस काल सर्पयोग के प्रभाव के कारण जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। बड़े भाई के साथ विशेष रूप से उसका जो विवाद रहता है। जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। आँखों की पीड़ा, हृदय रोग, निंद्रा रोग या नींद ही उड़ जाती है, आदमी नींद का ही नाश हो जाता है, ऐसा रोग उसको होता है। और जीवन का अंत जो है ऐसे जातक का बड़ा ही रहस्यमय तरीके से होता है। ये हमें बताता है ये जो विषाक्त नामक काल सर्पयोग है जो एकादश भाव से पंचम भाव के बीच बनता है, इसका परिणाम जातक को क्या भुगतना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि द्वादश भाव में अगर राहु है और षष्ठ भाव में अगर केतु है, इसका परिणाम क्या होता है। मित्रों, इसको बोलते हैं शेषनाग। ये शेषनाग काल सर्पयोग होता है। इसमें जातक को जो गुप्त शत्रु होते हैं वो उसको बड़े परेशान करते हैं, और ऐसे के गुप्त शत्रु होते बहुत हैं। इस योग में जातक लड़ाई झगड़े में इसकी हार होती है, जिंदगी भर इसकी बदनामी होती है, मृत्यु के बाद इसका नाम होता है, और आँख की इसको जो है सर्जरी कोई न कोई करानी पड़ती, क्योंकि आँख का भाव है। खर्चे इसके बड़े चढ़े रहते हैं। कभी भी इसको धन का ऐसा महसूस नहीं होता कि आज मेरे पास पैसा है, वो जो कमाता है वो सब उसका है खर्च हो जाता है। तो ये शेषनाग नाम का काल सर्पयोग जो द्वादश भाव से लेकर के और छठे भाव तक बनता है। पहला काल सर्पयोग मैंने आपको बताया अनंतराम काल सर्पयोग बनता है, जो प्रथम भाव से लेकर के और द्वितीय भाव तक होता है। दूसरा मैंने आपको कोलिक बताया, तीसरा आपको बासुकी बताया, चौथा आपको मैंने शंखपाल बताया, पांचवा पद्म बताया, छठवां महापद्म बताया, और सातवां जो तक्षक होता है, और आठवां कारकोटिक होता है, नवा शंखनाद होता है, दसवां जो होता है काल सर्पयोग होता है पातक काल सर्पयोग, और 11वां जो होता है वो होता है विषाक्त काल सर्पयोग, और जो 12वां होता है वो होता है शेषनाग काल सर्पयोग। मित्रों, मैंने आपको भी ये 12 काल सर्पयोग जो होते हैं इनसे क्या क्या नुकसान होता है अभी सूक्ष्म रूप में आपको बताया, छोटे रूप में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको इनका विस्तृत रूप में वर्णन करूंगा कि पहले भाव में और सप्तम भाव में जो काल सर्पयोग बनता है उसका दुष्परिणाम कैसे कैसे होता है और उसका उपाय क्या है, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर मैं अपने चैनल के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ ज्योतिष सेवा वृंदावन में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारे चैनल को आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। इसके साथ ही आज की जानकारी के लिए धन्यवाद। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।